बच्चों, पहले हमने आपको इससे पहले पुल्लिंग शब्द पहचानने के नियम बताए थे और आज मैं आपको स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ नियम बताऊंगी कि कैसे आप जान पाएंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। तो स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी, जिससे कि आप जान जाएंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में आपको लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और पुल्लिंग पहचानने के नियम बताए थे। तो लिंग जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, मैं उस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, फिर से दोहराती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने आपको पढ़ाया था। जैसे बताया था कि लिंग किसे कहते हैं, तो हमने बताया था जिन शब्दों से हमें पुरुष जात या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे पुल्लिंग और नंबर 2 पे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जैसे पुल्लिंग सीधी सी बात है कि पुल्लिंग जब हम पहचानना है तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है या जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति की जानकारी होती है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। फिर ठीक उसी तरीके से जैसे जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का होने का पता चलता है या जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का होने की जानकारी होती है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर उसी के आधार पे पुल्लिंग पहचानने के नियम बताए थे 5, वो सभी को आपको पता होगा। और इसके आगे के मैं आपको स्त्रीलिंग पहचानने के कौन कौन से नियम होते हैं, किन सब नियमों से आप जान पाएंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री आदि आते हैं वे स्त्रीलिंग होना। जिस शब्द के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री आदि में से कोई प्रत्यय जुड़ा होता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे इसमें हम बता रहे हैं आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के नियम। हम कैसे जानेंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, तो इनका पहला नियम आपको होता है कि जिस शब्द में के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री ये आदि में से कोई भी प्रत्यय जुड़ा होता है तो वो सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इन शब्दों को आपको याद रखना है, जिनसे आपको जानकारी हो जाएगी कि अगर इन शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं तो वो सभी शब्द स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप आगे देखिए। उदाहरण, वह बुढ़िया बहुत दयालु थी। प्रस्तुत वाक्य में बुढ़िया, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण दिया कि वह बुढ़िया बहुत दयालु थी, तो बुढ़िया शब्द में आप देखिए अंत में क्या जुड़ रहा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है। आप इस शब्द को बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बुढ़िया, इया शब्द समझ में आ रहा है, तो इया जो अंत में इया जुड़ा समझ में आ रहा है, तो सीधी सी बात है आपको समझ में जाना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि ये शब्द हमने आपको बताए हैं कि अगर शब्द के अंत में ये शब्द इनमें से कोई भी शब्द आपका प्रत्यय जुड़ा होता है तो वो सभी शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होते हैं। तो यहाँ पे इया शब्द जुड़ा है तो ये स्त्रीलिंग है। बुढ़िया शब्द से स्त्रीलिंग इया से हुआ है, अर्थात बुढ़िया इस शब्द के अंत में इया प्रत्यय जुड़ा है, अतः यहाँ पर बुढ़िया यह शब्द स्त्रीलिंग है। मेरे सपने में परी आई थी। प्रस्तुत वाक्य में परी। अब जैसे दूसरा उदाहरण है, मेरे सपने में परी आई थी, तो परी। अब परी शब्द को हम देखते हैं तो इसके अंत में कौन सा शब्द जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया रखा है तो परी, तो ई से समझ जाना चाहिए
ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो परी शब्द से जानकारी हो रही है, ई अंत में जुड़ा है, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। इस शब्द का अंत ई से हुआ है, अर्थात परी इस शब्द के अंत में ई प्रत्यय जुड़ा है। अतः यहाँ पर परी यह शब्द स्त्रीलिंग है। आइए आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री आदि से अंत होने वाले कुछ और स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। आवट से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द सजावट, थकावट आदि। आहट से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द घबराहट, कड़वाहट आदि। इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बंदरिया, गुड़िया आदि। ता से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द एकता, चिंता आदि। आई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द लड़ाई, भलाई आदि। नी से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द ओढ़नी, चटनी आदि। इमा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द प्रतिमा, गरिमा आदि। आस से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द प्यास, भड़ास आदि। ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द गरीबी, खिड़की शब्द स्त्रीलिंग है, परंतु हाथी, आदमी और पक्षी पुल्लिंग है। त से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द रंगत, ताकत आदि। री से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बकरी, गठरी आदि। नियम 7, भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होना। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए, जैसे कि अगला नियम आपका है, भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अगर भाषाएं या बोलियां या लिपियां आती हैं, कोई भी होती भाषा या कोई भी बोली है या कोई भी लिपि है, तो उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही लिखे जाएंगे। इनमें पुल्लिंग शब्द नहीं लिखा जाएगा, पुल्लिंग में ये नहीं आते हैं। ये तीनों चीजें हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हिंदी भाषा जो हो गई आपकी स्त्रीलिंग में ही आएगी। हिंदी क्योंकि भाषा है तो ये आपका स्त्रीलिंग में ही आएगा। प्रस्तुत वाक्य में हिंदी यह एक भाषा का नाम है, अतः भाषा होने के कारण यहाँ पर हिंदी यह शब्द स्त्रीलिंग है। हमारी लिपि देवनागरी है। प्रस्तुत वाक्य में देवनागरी यह एक लिपि का नाम है, अतः लिपि होने के कारण यहाँ पर देवनागरी यह शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार अंग्रेजी, तमिल, फ्रेंच आदि भाषा होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द हैं। राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी आदि बोलियां होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द हैं। रोमन, अरबी, फारसी, देवनागरी आदि लिपियां होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द हैं। नियम 8, शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होना। शरीर के कुछ अंगों से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए उनके नामों का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।
देखिए ऐसे भी पुल्लिंग में बताया था कि आपको इस शरीर के कुछ अंगों से पुल्लिंग का पता चलता है, उसी तरीके से शरीर के कुछ अंगों से स्त्री जाति का बोध होता है। इसलिए उनके नामों का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ अंग अगर पुल्लिंग से होते हैं तो कुछ अंग स्त्री जाति से हम संबंध बोध कराते हैं तो वो स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से शरीर के अंग है ये उदाहरण में देखिए। उदाहरण के लिए उसकी आंखें बहुत सुंदर है। जैसे उदाहरण हमने दिया यहाँ पे आपको उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो आंखें आपका शरीर का एक अंग है, तो आंखों को आपको जो है पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो ये आंखें शब्द जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि आंखों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य में आंखें यह शरीर का एक अंग है और इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होने के कारण यह स्त्रीलिंग शब्द है। वह पलक झपकते ही जवाब देता था। प्रस्तुत वाक्य में पलक यह शरीर का एक अंग है और इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होने के कारण यह स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शरीर के अन्य अंग हैं नाभि, ठोड़ी, भौं, छाती, कमर, पिंडली, एड़ी, जीभ आदि। नियम 9, नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होना। नदियों तथा झीलों के नामों का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अगला नियम है आपका कि नदियों तथा झीलों के नामों का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जितने की अभी सभी नदियां हैं या झीलें हैं, अगर उनके नाम आते हैं तो उन नामों को हम सभी नामों को स्त्रीलिंग में ही रखते हैं, क्योंकि उन नामों से हमें स्त्रीलिंग का स्त्री जाति का पता चलता है। या इसलिए उन सभी को हम नदियां, चाहे जो भी नदी हो, सभी नदियां और झीलों का नाम जो है स्त्रीलिंग में ही आएगा। उदाहरण, गंगा एक पवित्र नदी है। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पे दे रखा है गंगा एक पवित्र नदी है। अब गंगा जैसे नदी है तो गंगा शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति का है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि नदी है और गंगा है। तो नदियों ने बताया आपको कि नदियों तथा झीलों के नाम, तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी होने के कारण ये स्त्रीलिंग में ही आएगा। प्रस्तुत वाक्य में गंगा यह एक नदी का नाम है। गंगा इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होने के कारण यह स्त्रीलिंग शब्द है। हम छुट्टियों में सांभर झील देखने के लिए गए थे। प्रस्तुत वाक्य में सांभर यह एक झील का नाम है। सांभर झील इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होने के कारण यह स्त्रीलिंग शब्द है। नियम 10, समुदाय और समूह का ज्ञान कराने वाले स्त्रीलिंग शब्द। समुदाय या समूह का बोध कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि हमने उसमें पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए मैंने बताया था कि समुदाय या समूह का बोध कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में कहा उसी तरह जैसे ये स्त्रीलिंग में भी होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समुदाय या समूह का जब हम जानकारी देते हैं तो उन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग में आ रहे हैं, क्योंकि स्त्री जाति से का पता चलता है, इसलिए उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, आज आजाद मैदान में सभा है। जैसे कि उदाहरण देखिए, आज आजाद मैदान में सभा है। तो सभा शब्द जो यहाँ पे आपका पता चल रहा है, यहाँ पे समूह की जानकारी दे रहा है। तो जब समूह की जानकारी इन शब्द से है तो सभा जो है आपका
स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि इससे हमें स्त्री जाति का पता चल रहा है, इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग में रखेंगे। प्रस्तुत वाक्य में सभा इस शब्द से एक समूह का बोध होता है तथा सभा इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होने के कारण यह शब्द स्त्रीलिंग है। रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा थी। प्रस्तुत वाक्य में भीड़ इस शब्द से लोगों के समूह का बोध होता है तथा भीड़ इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होने के कारण यह शब्द स्त्रीलिंग है। कुछ अन्य समूहवाची स्त्रीलिंग शब्द: समिति, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, टोली आदि। बच्चों, हमने आपको बताया कि स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के कौन कौन से नियम होते हैं। उन नियमों के बारे में उदाहरण सहित आपको जानकारी दी, जिनके आधार पर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे हम ये शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे या कौन कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, उनके बारे में आपको बताया। और इन शब्दों के अंत में कौन कौन से प्रत्यय जुड़े होते हैं, उन प्रत्ययों के आधार पर आप जान जाएंगे कि शब्द के अंत में अगर ये शब्द आए हैं तो ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाए। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी जो आपको समझ में आई होगी। बच्चों, इसके बाद आगे के व्याकरण के संबंध में आपको आगे जानकारी दूंगी। तो ओके।